बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, 9 मई के वाक़या के बाद पीटीआई बिखर रही है। चेयरमैन पीटीआई और रहनुमाओं के मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेशियाँ भी जारी हैं। शरपसंदों की जानिब से होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मगर बजट के बाद हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इंतखाबी मार्के के लिए मुतहरिक हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी महाज गर्म होने लगा है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। बजट पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स न रखने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सिंध के लिए मनसूबे न रखने पर वज़ीर आला ने तो वफाक के साथ ना चलने का इंतबाह भी जारी किया है। दोनों जमातों के दरमियान सिर्फ बजट पर इख्तिलाफात नहीं है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग JUI फे को नवाज रही है। हर मामले में JUI फे को पीपल्स पार्टी पर तरजीह दी जाती है। पीपल्स पार्टी पंजाब के नून लीग से ज़ाहिर है वो भी खुश नहीं है। फैसल करीम कुंडी, नदीम अफजल चंद ने मीडिया से बात की। उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर सवालात उठाए हैं और दावा कर रहे हैं कि कहने को तो पंजाब में निगरान हुकूमत है, मगर कब्जा विफाक क्या है, विफाकी हुकूमत इसे चला रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को वो स्पेस नहीं दी जा रही। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर भी पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है। चेयरमैन PCB के मामले पर भी दोनों जमातों के दरमियान एक नया तनाज़ चल रहा है। PMLN की जानिब से पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में दोनों जमातों के दरमियान अहम मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल है वो ये होगा कि इत्तेहादी हुकूमत की दो बड़ी जमातें जिनमें ये दूरियां मुज़ाकरात की नौबत क्यों आई। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पहले सवाल की सूरत में पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से नून लीग और PDM के खिलाफ एक नया महाज खोला है, बजट पर भी तनकीद हो रही है। दीगर KP और सिंध के अहम मामलात पर भी एतराज़ात और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PCB, जिस पर हमने पहले बात भी की थी, पीपल्स पार्टी जलसों में अपनी आवाज़ भी उठा रही है। एहसन इकबाल कहते हैं कि जलसों में इस तरह की बातें करने से परहेज़ करना चाहिए, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, नून लीग जो है वो मामला ड्राइंग रूम्स के अंदर हल करना चाहती है। आज भी यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये आपके ख्याल में दोनों जमातों के दरमियान सूरत हाल इस नहज तक कैसे और क्यों पहुंची? देखें, दुआ बात यह है कि हनीमून पीरियड इज ओवर। अगर आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी पहले भी PDM से निकल गई थी, उनका इख्तलाफ ये था कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। जबकि PML वांटेड और PTA मौलाना फजल रहमान वांटेड कि किसी तरीके से भी हम असम्बली से रिजाइन करें और फोर्स करें PTA को कि वो अर्ली इलेक्शन करवा दें। और अभी भी यही, अब इट इज़ ऑपोजिट। अभी भी वही बात है कि पीपल्स पार्टी वांट्स कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है कि PMLN इज नॉट रेडी फॉर इलेक्शन इन अक्टूबर, क्योंकि अराउंड सितंबर में जाके कहीं वो छात्र शायद उनके लीडर खैर जो है मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। उसके बाद उनको अपने केस 2-4 ठीक करने में टाइम लगेगा। फिर उनको 3-4 महीने चाहिए इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, ताकि वो अपना वोट बैंक इम्प्रूव करेंगे, प्रोग्रेस दिखाएं। और मेरे अपने ख्याल में वो चाहते हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी वांट के अक्टूबर में इलेक्शन हो। दे डोंट वांट टू गिव मोर टाइम टू PTI PMLN ताकि वो अपना वोट बैंक इम्प्रूव कर सके। एक तो ये खिलाफ है। सेकेंड ये है कि बिल्कुल क्लियर बात है कि दोनों अपोजिशन पार्टीज हैं, दोनों अपोजिंग पार्टी हैं, दोनों ने इलेक्शन एक दो खिलाफ लड़ने हैं। बहुत आर कंटेस्ट को फेडरल गवर्नमेंट के लिए, इसलिए ये हर हालत में इन्होंने अब थोड़े इसके बाद और खुल के सामने आ गए। और इसके साथ जो एक क्लियर नजर आ रहा है कि PMLN, JUI फजल रहमान और में भी इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान में भी इनका कैलकुलेशन हो। और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ है कि IPP ग्रुप पार्टी बनी है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके वोट बैंक का उधर वो जाएगा, सदर पंजाब का भी, और इवन उनके पास KPK में भी वोट बैंक है जो वो शिफ्ट करेगा, जो वहाँ से गैप करना चाहते हैं। तो इसको देखते हुए अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग, उन्होंने शुरू से अपनी कैंपेन प्लान करके रखी है कि उन्होंने सिंध भी पकड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में भी है, सदर्न पंजाब में भी है, और उसके साथ वो KPK में उनका वोट बैंक मौजूद है। वाई प्रेफरेंस देती है PMLN JUI को, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो KPK में भी बहुत ज़्यादा है और उनका वोट बैंक बलूचिस्तान में भी है। तो जिस कॉन्टेस्ट में वो चाहते हैं कि अगर कैलकुलेशन होगी तो KPK को देंगे JUI को, और बलूचिस्तान में देंगे कोalition गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हो जाएंगे। तो ये इनका आपस में मुकाबला है जो चल रहा है।
बट आई थिंक इस स्टेज के ऊपर अभी 1 2 3 हफ्ते के बाद आप देखेंगे दे विल वेरी ओपन क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। सही। देखना ये है कि क्या इलेक्शन आपके अक्टूबर में होते हैं, क्या ये जाके मार्च अप्रैल में होते हैं। पीपल्स पार्टी की प्रेफरेंस है अक्टूबर, मेरे ख्याल में पीएमएलएन की प्रेफरेंस है मार्च अप्रैल, ताकि उनको और टाइम मिले परफॉर्मेंस के लिए। उनके नवाज शरीफ साहब आएँ, जलसे करें, वोट बैंक करें। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जिसलिए दोनों पार्टियां 100% अलग होंगी, लेकिन 2 ग्रुप बनेंगे। अल्टीमेटली हम वीक गवर्नमेंट बनेगी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह। इट शुड बी सिंपल मेजॉरिटी जो नजर नहीं आती। सही जी। आमिर साहब, जैसे हम ब्रिगेड साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब है फिर इत्तेहाद तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि नून लीग JUIF को ज़्यादा तरजीह देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। आप किस तरह से देखते हैं, क्या मुज़ाकरात की भी जो खबरें हैं ये सूरत हाल इस नहज तक किस तरह से पहुंची, और IPP की भी तैयारियां हैं। अब आपको भी लग रहा है कि ये जमात जो इत्तेहाद हैं ये अब मुख्तलिफ जमातों के बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, JUIF, नून और IPP। आप किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, और आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो कारकर्दगी का सारा बोझ है वो नून लीग पर डालना चाहती है? 2 हफ्ते पहले शायद हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब ने यही बात कही थी। मैंने कहा हाँ, जाहिर है PMLN तो एक रीजनल पार्टी है जो नॉर्थ और कहीं सेंटर पंजाब में रहेगी और बाकी ख़त्म, इसीलिए उनका प्राइम मिनिस्टर आ गया और पीपल्स पार्टी छा गई हर तरफ। शायद जो मुझे याद है मैंने यही जवाब दिया था। जी जी बिल्कुल। और मैंने साथ ये कहा था कि याद रखिए कि ब्रिगेडियर साहब सिंध की कैबिनेट में भी रहे हैं जो निगरान थी। तो साथ मैंने हवाला दिया था कि MQM और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चलते थे और फिर आखिरी वक्त में वो दोनों अपोजिशन और हुकूमत में बदल जाते थे और निगरान हुकूमतें मर्जी से लगा लिया करते थे। फिर सब अपनी अपनी खैर सल्ला से निगरान हुकूमतें बना लिया करते थे। तो पीपल्स पार्टी, नून और JUI, ये PDM में JUI और नून है, पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है और ना ये PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद है। लेकिन जाहिर है कि ये अब इकट्ठे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके मसाइल होंगे वहाँ पे ये आमने सामने भी लड़ेंगे। और आपको ये पता है कि पीपल्स पार्टी को तो कोशिश है कि पंजाब के अंदर वो जितनी पेनिट्रेट कर सके जहाँ पे भी जाए, और ये हर पार्टी का हक है कि वो आए आगे। और जो पीछे गई है पार्टी वो है कट टू साइज होके PTI, जो मज़ीद उसके हिस्से शायद होंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं कि KP के अंदर भी परवेज़ खटक साहब जो साइलेंस हुए हैं और उन्होंने कुछ और चीज़ें करनी थी, तो वो भी शायद ईद के बाद या ईद से पहले एक बड़े ग्रुप की सूरत में सामने आएंगे। तो इलेक्शन के इत्तेहाद फिर इसी तरह होंगे कि एक हंग पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली में भी आए, जैसे पार्लियामेंट तो दायरा इधर के लिए यूज़ होता है, और सूबे में भी इसी तरह रहे। और सिंध में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है और रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई चैलेंज ना नवाज शरीफ ने पैदा किया था और ना ही साबिक वज़ीर आज़म जो चेयरमैन PTI हैं उन्होंने किया। वो अपने वाइस चेयरमैन को कभी कभार भेज दिया करते थे, और इसके अलावा तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं ना कि आप ये कह दें कि जी कोई सिंध के अंदर जाके मुकाबले की फ़िज़ा बना रहा था। नहीं बनाई, ना नवाज शरीफ ने बनाई, ना साबिक वज़ीर आज़म ने बनाई। तो उनको तो कोई चैलेंज नहीं है। उनको चैलेंज उस वक्त हुआ था जब ये PDM में पहली दफ़ा शामिल हुए थे, तो उनको बताया गया कि हम GDA को गवर्नमेंट दे देंगे तुम्हारे लोग तोड़ के। और ये फैज़याबी से कामयाबी और हम कामयाबी से हमकनार होते हुए फौरी तौर पे PDM से भाग गए थे। और फिर बाद में दोबारा ये इकट्ठे हुए, जब ये अब आप और हमने सब ने देखा जो पिछले साल अदम एतमाद भी आ गया उसके अंदर। क्योंकि यही कुछ होता है जो आपने निगरान वज़ीर आला की बात कही कि जो ज़ाहिर है कि वो अच्छा बच्चा तो जरदारी साहब का ही है ना, उन्हीं की और वीडियो चल रही है ना, मेरी और आपकी तो कोई गुफ्तगू नहीं है उसमें। वो बच्चा उनका है और जरदारी साहब के छोटे बच्चे नाराज़ हो रहे हैं कि जी पंजाब में ज़ाहिर है उनका शेयर जितना है उतनी ब्यूरोक्रेसी उनको लिफ्ट भी कराएगी और तो कुछ नहीं कराएगी। ये बहस चलती रहनी है, इलेक्शन आ जाने हैं। मेरे हिसाब किताब में इस वक्त जो हुक्मरान पार्टियां हैं ये सारे के सारे नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। मैंने पहले भी ये बात बताई थी। इलेक्शन इससे आगे जाने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर कोई कोशिश होगी तो वो मज़ाहमत होगी उसके ख़िलाफ़। ये नहीं होगा कि PMLN जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जी मार्च में चाह रही है। भाई PMLN का काम 12 अगस्त को ख़त्म हो जाना है। फिर अच्छा या बुरा उसका होना है जो निगरान हुकूमत में बैठा होगा। इन्हें इस 14-15 महीने की हुकूमत का उस वक्त जवाब देना होगा। नवाज शरीफ की ये क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे और उस 17-18 तक की बात करेंगे। ये 13-14 महीने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे साबका हुक्मरान जो हैं, जो 3.5 पौने 4 साल इस्लामाबाद में रहे और 9.5 साल
वो केपी में इक़्तिदार में रहे, वो उस इक़्तिदार की कोई कहानी बयान नहीं करते, उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। यही कुछ इस हुकूमत का भी होगा। PMLN का चूंकि वज़ीर आज़म मौजूद है, ये अपनी अच्छी और बुरी बताते रहेंगे। पीपल्स पार्टी को पहले भी किसी ने नहीं पूछा, आपकी और हमारी सबकी गुफ्तगू में ये यकसानियत सबकी पाई जाती है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ नहीं सीखा सिवाय पैसे बनाने के। वो आज भी इनका यही काम है, चाहे वो मेयर लेना हो कराची का या कुछ भी करना हो। पीपल्स पार्टी ने अपने वतीरे से नहीं हटना, उतना हिस्सा मिलेगा, आप और हम सब देखेंगे। जी फैसल साहब, आप सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है ये जो मेयर कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वो अब जाहिर है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने डायरेक्ट तो कोई बात नहीं की, लेकिन उनका मतलब यही था कि वो विफाक में अब अगले इंतखाब पर नज़र रखे हैं और वो विफाक में भी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसे ही कदम जमाए जैसे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कराची में हुआ। तो फैसल साहब, आपको लगता है कि ये जो इस वक्त नाकिस कारकर्दगी है, जो सबसे ज़्यादा जिसको कहा जाता है कि नून लीग इसकी जिम्मेदार है, लेकिन इत्तेहाद में तो पीपल्स पार्टी भी है, JUIF और दीगर जमातें भी हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, एतराज़ात उठा रही है, ये सारी जो इस वक्त कारकर्दगी है उसका सारा बोझ वो नून लीग, ताकि वो वोटर के सामने कह सकें ये सब नून लीग ने किया? आपको ऐसा लगता है? जिस तरह के कदम पीपल्स पार्टी जमाती है ना, उस तरह के कदम जमाने के लिए ना अवामी हिमायत की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है वो तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह सीख लिया है। तो हो सकता है जमाले कदम वफाक में, क्या हो सकता है इसमें? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनोखी बात, नामुमकिन सा नहीं है, ऐसा हो सकता है। बात यह है, इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए 4 साल पीपल्स पार्टी के कंधे फराम किए गए। पीपल्स पार्टी ने कंधे फराम नहीं किए, बल्कि पीपल्स पार्टी के कंधे फराम किए गए, इसको इस तरह समझना है। और जब इमरान खान की हुकूमत को गिराना था तो पीपल्स पार्टी की खिदमात जो है वो नून लीग को जो है वो मुस्तारफ दे दी गई, अब आप इनकी खिदमात ले लें। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की जो खुद गिरे हुए थे उस वक्त, जो सियासी तौर पे वो हुकूमत इस तरह गिरी कि गिरे हुए इमरान खान खड़े हो गए और मरियम नवाज साहिबा और नून लीग जो खड़ी हुई थी उस हुकूमत के गिरने से वो गिर गई। ये हमने और आपने अपनी आंखों से देखा। बराज ये नून लीग की खुशकिस्मती है कि 9 मई हो गया। 9 मई से जहाँ तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही जबरदस्त हो गई, वहाँ नून लीग को जो है ना वो एक नई सांसें मिली, नई रूह मिली उसको 9 मई से। 9 मई से तो नून लीग की लॉटरी खुल गई ना। अगर 9 मई नहीं होता तो जो तहरीक इंसाफ की बंद मुट्ठी का भरम है, उस बंद मुट्ठी के भरम में कितने ताकतवर लोग भी जो है वो आए हुए थे। लेकिन 9 मई के बाद तो मालूम चला कि 5-6 घंटे की पार्टी है, 5-6 घंटे के बाद तो इस पार्टी की जो है सारी ताकत खत्म हो जाती है। तो बहरहाल उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल बनी, अब ये एक दूसरे के एक मुश्तरका दुश्मन है, एक रिवायती दुश्मन है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। सही। कोई किसी के इशारे पे काम करता है, कोई किसी के इशारे पे काम करता है। इशारों की ज़बान तो हमें समझ में आती नहीं है, गुमान है। शायद ब्रिगेडियर साहब को आती हो या आमिर साहब को आती हो, तो इनसे ज़रूर पूछिएगा कि कौन किसके इशारे पे काम करता है। तो अब ये वही एक सियासी इलेक्शन की जो है वो प्लानिंग। आप रोटी को चोची कहते हैं? मैं आमिर भाई आपके मामले में बिल्कुल भी जो है मैं बीच में नहीं बोला, आपकी बात मैंने बिल्कुल जो है ना। जी फैसल साहब, नहीं, मैंने आपने हमारा नाम लिया, हमने तो तभी कहा कि आप रोटी को चोची कहते हैं। भाई राय दिए, आपने पूछा कि उनसे पूछ रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। अब आप, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी। यार मैं बोलता ही ना। चले मौका दें आप। जी फैसल साहब, आपको एक दानिश्वर समझते हुए और एक दूरअंदेश समझते हुए आपका नाम लिया है कि आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अपनी कम इल्मियत का इज़हार करते हुए आपको अहले इल्म, अहले दानिश और अहले फिक्र तस्लीम किया। ठीक हो गया जी। और आपको इस बात पे भी एतराज हो रहा है? कमाल। सारे मेडल्स आपने वही कहा कि क्या आप रोटी को चोची कहते हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है। ठीक है फैसल साहब, आप कंप्लीट करें। अच्छा, बहरहाल ये कि जितने अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की खिदमत दी गई थी, जैसे रेंटे कार की खिदमत होती है ना, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, उसके बाद जो गाड़ी का मालिक बोलता है भाई अब गाड़ी वापस करो, अब इतना टाइम हो गया, तो वो ड्यूरेशन पूरी हो गई है। इसको आप समझे, वो ड्यूरेशन जो है जितनी दी गई थी वो पूरी हो गई है, होने वाली है।
तो उसके लिए जो है वो है कि जल्द से जल्द जो है ये रेंट ए कार का जो मामला था इसको आप खत्म करें हल कर और लें। दोबारा से जो है वो काम शुरू करें, क्योंकि अब नई सफ़े बनेंगी, नई प्लानिंग होगी, नए प्रोजेक्ट तश्कील पाएंगे। हो सकता है कि प्रोजेक्ट तश्कील भी पा गए हो, हमें और आपको ना पता हो, फिर वो मेरे मुंह से निकल जाएगा। ये ज्यादा बेहतर आमिर साहब को पता होगा कोई नया प्रोजेक्ट चले। बना या नहीं बना। ठीक, हमें तो कराची में बैठ के इन चीजों का नहीं पता होता। सही ये जरूरी है कि ये सवाल जरूर मैंने अभी पूछिएगा आमिर साहब, कराची नया project बनना कराची है या वाले नहीं कहते बनना। हैं, आपको कैसे नहीं पता फैज साहब? मैंने तो बिलावल अभी- भुट्टो जरदारी साहब कह रहे मैंने थे तो सारा अभी मुल्क बताया कराची कि से लाते नया हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। केपी बताया अभी यार, इस्लामाबाद में क्या कराची प्रोजेक्ट का लॉन्च नहीं, होने मैंने जा रहा है ये KP का- बताएं। KP ठीक है, भाई, चलें इस्लामाबाद हाफिज से ही होना ताहिर है ना साहब। launch तो तो। बहरहाल जी हाफिज ताहिर साहब, बहरहाल सख्त शहर जान कोई के पास भी क्या है कि खबरें हैं? अभी क्या नून लीग नए को- इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, पुराने इत्तेहाद तब्दील होने जा रहे हैं, और ये मुज़ाकरात की नौबत क्यों आई? पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से देखते हैं? अब नून लीग जो पीपल्स पार्टी कह रही है JUIF को क्यों तरजीह देती है? क्या खबरें आपके पास हैं हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मेरे पास तो खबर ये है कि हमारे जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं और मौजूदा भी, चूंकि इतने गरीब हैं बेचारे, इतने गरीब हैं, इतने ज्यादा उनके हालात खराब हैं कि सेनेट में एक जो हमारे सामने आया है, जरा आमिर लियाज राना साहब बताएंगे कि जी उनको 12 मुलाजम भी दिए जाएंगे, उनकी खिदमात भी दी जाएंगी। तो ये बहरहाल एक मैंने तो सोचा है कि जो आइंदा जुमा है उसमें ऐलान करें कि मसाजिद के बाहर हमारे जो साबिक चेयरमैन सेनेट, साबिक स्पीकर, साबिक जो वज़राए आज़म, उनके लिए बाकायदा कौम फंड इकट्ठा करे। इतने गरीब लोग हैं बेचारे। काबिल शर्म बात है अगर ये वाकई ये बात हुई है और चले। ये ऐसा किया गया है। इस पे हम दुआ बात करते हैं अगले आगे। ये तो आखिर में था ना, लेकिन जी। मुझे हाफिज साहब से एक सवाल तो पूछ कर लेने दें। जी 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 पूछिए ये जो हम मुझसे पूछे, सवाल पूछे। पूछ रहे हैं हाफिज साहब, मैं भी एक सवाल इनसे पूछ लूं। जी जी वो नहीं, जो मैं इनका सर ये- चरिंदा परिंदा है वो क्या, सख्त वो क्या जान हज में चला गया है जो आप मेरे से सवाल करने आ गए हैं? नहीं, मैं सख्त जान आमिर है, साहब मैंने ये जानबूझ के कंफर्म पूछा, करना चरिंदा चाह रहा हूँ परिंदा। क्योंकि ये सोशल मीडिया से मैंने पढ़ा है, तो मैं कंफर्म करना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं, हज पे तो यार साहब गए, जी 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 हैं? हाफिज साहब हज पे तो यार साहब गए। आप यार साहब यार क्या बोल रहे हैं? मैंने चले वो वो अयाज साहब एक्चुअली तो उन्हें खुद इनसे बात पूछ मुकम्मल रहे होते करने हैं, दें। उनका जी थोड़ी कहना आमिर साहब, हाफिज साहब को आप बात करने दें, फिर कमेंट कर असल में ना- लीजिएगा। ऑडियो का नहीं, इशू आ रहा मैं है। असल में ना सेनेट का इशू ये है कि वो उन्होंने आज चेयरमैन ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करके जी, इस पे वजाहत हम की आगे है चल के बात और करते हैं, वो हाफिज साहब। सबके गले पड़ गए। इसीलिए मैंने कहा आपने रोका नहीं, तो मैंने कहा मैं इनसे उनका उसका नहीं पूछने नहीं जो नहीं गायब हुआ बिल्कुल है, वो जो सही अपनी इत्तला बात नहीं दे रहा। को स्टार्ट कर रहे थे, तो इस पे हाफिज साहब हम डिटेल में दुआ आगे चल मेरा के बात दुआ करें। दुआ मैं कहूँगा ये जो दुआ एक बात में कि आमिर साहब ने जो हज वाली बात की है, इनको बोले अपने अल्फाज वापस लें। अच्छा कौन से वाले? हज वाले चले हाफिज साहब, आप नहीं, अपनी बात आमिर मुकम्मल साहब करें, ने कहा था, बुनियादी जो सवाल की हज तरफ आए। ये जो मामलात है ना, ये तो तय चेयरमैन है सेनेट के, इस पर हम आगे कि चल के वहां बात तो करते कोई हैं। शैतान नहीं जा सकता। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि ये जो आ रहा है कि साबिक चेयरमैन सेनेट के लिए और उसमें मौजूदा भी आ जाएंगे, ये मराहत लंबी चौड़ी मंजूर की गई है, क्या ये खबर दुरुस्त है? मैं तो सिर्फ आमिर भाई से, चूंकि वो इस्लामाबाद में है, उनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है, जो कि सोशल मीडिया पे सिराजुल हक साहब ने भी की, मुश्ताक साहब भी कह रहे हैं सेनेटर, तो फिर आइंदा जुमे कौम से अपील करेंगे इनके लिए बाकायदा जुम्मे नमाज के बाद चंदा इकट्ठा करें, इतने गरीब हो गए हैं ये। जी हाफिज काबिल साहब, शर्म बात ये है कि कौम के पास, आम गरीब आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है। यहाँ ईद अभी आई नहीं है और अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर महंगे हो गए हैं, और ये निगरान हुकूमतें जो आके बैठी हैं, ये सिर्फ ठंडे कमरों का मजा लेने और अपने सीवी जो है बढ़ाने के लिए। उस कौम का भी अल्लाह का वास्ता ख्याल करो जहाँ 100 रुपया 2 दिन में अदरक, लहसुन और प्याज बढ़ गए हैं, और अभी ईद आगे है। कुर्बानी किसी गरीब ने क्या करनी है कि जो कुर्बानी का आखिर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात जहाँ तक है कि जी ये जमातों का देखें, कराची का इलेक्शन आपने देखा नहीं है, यहाँ जिसका मफाद होगा वो अपने मफाद के मुताबिक बशमूल मजहबी जमातें, हम गलत फहमी में न रहे, कोई असूल है, कोई जाब्ता है, कोई कानून है। कौन सा असूल जाब्ता कानून है? एक दिन जमात इस्लामी इमरान खान साहब को बुरा कहती है, वहां उनके वोट ले रही है कराची में। भैया आप अपोजिशन में बैठ जाए ना। ये वही बात है जो खान साहब कहते थे, चोर है, फुलाना है, डाकू है,
हुकूमत बनानी थी तो उन्हीं को साल लगा लिया। यहाँ भी यही हाल है। ठीक। बुरा हुआ जो कुछ कराची में हुआ, लेकिन सही। कोई असूल, कोई ज़ाब्ता इस सियासत में कोई नहीं है जिससे बस चलता है, जिसको नजर आता है कि मैं यहाँ से कुछ ले सकता हूँ, वो कहता है एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से ले ले। लेकिन ये कौम जो है, जिस तरह इस कौम के बच्चे समुद्र में मरे हैं, जी। हमसे तो अच्छे वो यूनानी है जो इस तरह आवाज बुलंद कर रहे थे। वो तो भला सारे सवाल कवर कर दिए दुआ तुम्हारे। बिल्कुल। हाफिज साहब वज़ीर आज़म का कि उसने यौम क्या आज ऐलान कर दिया, वो भी आज आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किधर है, हज पे गया, किधर गया? हाफिज साहब को आज जल्दी जाना था, तैयारी पर आए हैं, सवाल निपटा दिए वो जा रहे के साथ आए हैं। तो हाफिज साहब ठीक है, आपके पहले सवाल का पॉइंट आ गया। मैं आगे चलकर ये जो आप बात कर रहे हैं ना इंसानी स्मगलर, और ये जो जिस तरह से आपने इनकी बात की चेयरमैन सेनेट की गैर मामूली मराद की, तो इस पर हम आगे चलकर आपसे सवाल करेंगे और जवाब लेंगे। जी इलियास साहब, आप किस तरह से पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद है क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है? हमारे लिए 2-2 छोड़ गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनसे पीडीएम से इत्तेहाद नहीं किया था। वो तो सिर्फ इनकी वो आए थे और इत्तेहादी नहीं बने थे और इनके साथ गवर्नमेंट के साथ चलने लगे थे। ये तो इनकी अपनी पीडीएम की थी कि जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। तो जाहिर है इलेक्शन आ गए, तो इलेक्शन में तो पीडीएम की जमातों ने पता नहीं इत्तेहाद रहता है कि नहीं रहता, लेकिन पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ रखती है और उसने ज़ाहिर है पंजाब में भी सीटें लेनी है, सिंध में भी सीटें लेनी है, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी। तो उसका अपना जो एक मंशूर है, मौक़िफ़ है, उस पर वो डटी रही है और वो इस पर आ गई, अब इन पर क्रिटिसाइज़ भी कर रही हो। पहले भी क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं कंट्रोल नहीं कर सकी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। तो जाहिर है उन्होंने वजारत के भी मज़े ले लिए, दूसरी तरफ भी अपना जो तनकीद जो अब जो कर रहे हैं तो इस पर करते रहेंगे। ज़ाहिर है आगे चल के तो ज़ाहिर मज़ीद बढ़ेंगे कि इख्तलाफात इनके शिद्दत इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनका आए और नून लीग वाले चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगले इंतखाबात के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं तो उनका आए। तो जाहिर है दोनों पार्टियों में इख्तलाफ शदीद रहेगा और दोनों इस पर यानी कि डटे हुए हैं। तो जाहिर है अब वो जो एहसन इकबाल साहब तो आज कह रहे थे, जो पार्टी मुस्लिम लीग नून का है, कि बंद कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं कि इलेक्शन तक जो है अपने इख्तलाफात वो जो हैं वो खुल के सामने ना आए और आपस में बैठ के बातचीत कर ली जाए। लेकिन ये जो इख्तलाफात हैं ये अब कम उठाई नहीं दे रहे और ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनको चाहिए कि क्योंकि सिंध के अलावा उनको पंजाब भी चाहिए पीपल्स पार्टी को। और चाहे उन्होंने अपना, जैसे जरदारी साहब ने कहा है कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आना है, तो जरदारी साहब ने जब कहा तो फिर बिल्कुल भरपूर तरीके से वो चलेंगे। और इसके साथ देखें वो अब अगला पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किन जमातों का होता है ये, क्योंकि ये इंतखाबात के बाद ही होगा। तो पीपल्स पार्टी एक अपना बिल्कुल भरपूर तरीके से अपना एक स्पीड से जारी है और उस स्पेस के साथ जाहिर है उन्होंने अपना जो प्लान तय किया हुआ उसके मुताबिक अब जाहिर है नून लीग उनको जो पंजाब में तंग करेगी तो जाहिर है उसके साथ खुल के वो लड़ेंगे। अब ठीक है रियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने के दर्दनाक हादसे पर सैकड़ों घरों में सफ़े मातम है। हुकूमत का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला, अहम सरगना समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या बासिर इंसानी स्मगलर्स निशान इबरत बन पाएंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बहरा रोम में तारकीन वतन की कश्ती के अंधोनाक हादसे से मुतल्लिक मगरबी मीडिया के दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ और मालूमात सामने आ रही हैं, जिसमें यूनानी कोस्ट गार्ड्स की सफाकियत और बेहिसी का भांडा फोड़ा जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती 7 घंटे तक एक ही जड़ी रही, कश्ती डूबी नहीं डबोई गई। उधर मुल्क भर में सैकड़ों घरों में कोहराम मचा है। पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है इस हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, मगर दिन ब दिन लापता अफराद की तादाद बढ़ रही है। गुजरांवाला रीजन में घर घर में क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। हुकूमत ने 78 मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला किया है और मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। FIA ने भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और अहम सरगना समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा और ये बड़ा सवाल। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी, चूंकि इस वाक़े पर तो जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है, लेकिन जिस तरह से अब FIA एक्टिव हुई है, आपने ख्वाजा आसिफ की भी बात सुनी कि इस कारोबार को बंद करना चाहिए। जो नुकसान जिनका हुआ सो हुआ, जाहिर है हम बार बार बात करते हैं, अगर हमारी अभी जो वो
वो जो लवाकिन थे, घर वाले थे, उनका यही कहना था कि अगर मईशत अच्छी होती, इतनी महंगाई ना होती तो हमारे बच्चे वहाँ ना जाते, और आज हम अपने बच्चों के चेहरे नहीं देख सकते, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो आमिर साहब, ये अब जो फैसला किया गया है, आपको लगता है कि ये गिरफ्तार बासर इंसानी स्मगलर्स निशाने इबरत बन पाएंगे और जो सरगुना समेत हैं उनको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा? दुआ, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जाहिर है कि इंसान तो एक भी बहुत बड़ी कीमत रखती है अपनी जगह पे, पूरे ख़ानदान के लिए। यहाँ सैकड़ों लोगों का है, नौजवानों का इशू है, और अल्लाह ताला उन सब ख़ानदानों की मुश्किलें आसान करे। जाहिर है कि उनके बच्चे रिस्क की तलाश में निकले, और हम और आप बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सारी सुन रहे हैं आजकल के हालात पे कि यूँ गुर्बत बढ़ गई। मैं आपको तकरीबन 15 मई 2007 का एक वाक़या बताता हूँ। हम कुछ 7-8 जर्नलिस्ट तुर्की गए थे 10-12 दिन के लिए, और हम वापस आ रहे थे। तो जहाज़ में जब हम गए तो वहाँ बिल्कुल यंग बच्चे थे, और या हम 10-12 जर्नलिस्ट थे। हम बड़े परेशान हुए कि ये क्या है। हमने उन सब से मुलाकात की, जा रहा है लंबा सफ़र था, पूछा तो उन सब का ताल्लुक मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा गुजरांवाला डिवीज़न से था। और गुजरांवाला डिवीज़न के दाएं बाएं सारा आज़ाद कश्मीर है, आपको पता ही है, मुख्तलिफ अजला हैं और सारे लोग रहते हैं, ये इसी एरिया के लोग थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि असी यूरोप दी बत्तियां वेख आए ने, साढ़े 3 फेरे मुक्के ने, पहले फेरे च असी फड़े गए हैं, हुण वापस जा रहे हैं। हमने पूछा इस्लामाबाद पहुँचोगे तो क्या करोगे? उसने कहा जी हमें ज़ाहिर है FIA पकड़ लेगी, सानू एजेंट ने पहले ही दसिया सी, वो सानू छुड़ाएगा, जमानत कराएगा, असी घरां च नहीं जाना, असी दोबारा वापस आना। 3 फेरों के पैसे एजेंट ले रहा है। ये वो दौर है जो बकौल फैसल साहब के हमारी खुशहाली का अजीम शान दौर था। ये ज़हन में रखिएगा, 12 मई को उस वक्त के चीफ जस्टिस पे कराची शहर में गोलियां बरसी थी जब वो वहाँ गए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब। तो मैं आपको खुशहाली की भी बता रहा हूँ, आज की गुर्बत की भी बता रहा हूँ मिसाल देके। ये इशू बिल्कुल इससे मुंसलिक नहीं है, ये हमारे यहाँ आज का नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि लोग जा रहे हैं, मुसलसल जाते हैं और एजेंट पे भिजवाते हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वापस आते हैं, जमानत तो इनकी होनी है। अब आगे जिसने फैसला किया है कि मैंने मरना है या जीना है, मैंने कंटेनर में बंद होना है, मैंने कश्ती में जाना है, सारी दुनिया को पता है। टर्की पहुंच के ये लोग कश्तियों से यूनान की तरफ सफ़र करते हैं और यूनान से पूरे यूरोप में फैलते हैं। वहाँ कई दफ़ा वो सामने भी गोलियां मारते हैं, कई दफ़ा वो पकड़ते हैं और वापस कश्तियों को भेज देते हैं कि तुर्की में जाओ, फिर तुर्की वाले यहाँ भेजते हैं। ये आज का सिलसिला नहीं है, ये साल हर साल से जारी है। और हमारी जो आपको बहुत बड़ी यूरोपीय कम्युनिटी में पाकिस्तानी नजर आते हैं, उनमें ज्यादातर तादाद इस तरह की गई भी है। अब आगे देखें कि ये लोग जब चले जाते हैं, और ये आज से नहीं जा रहे, दहाइयों से जा रहे हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने अब डुअल नेशनैलिटी ओके कर दिया। मुझे बस छोटी सी मैं बता दूं, जी बस टाइम। और हमारे यही लोग जो इस तरीके से गए हैं, इन्होंने टैक्स भी बचाए हुए हैं, यहाँ जायदादें बनाई हुई हैं, ये डुअल नेशनलिटी भी नहीं लेते, क्योंकि जैसे डुअल नेशनलिटी लेंगे, यहाँ की जायदादें जो यहाँ बंगले मुरब्बे सब कोठियां ली हुई है ना, वो सारी की सारी जब्त हो जाएंगी उनके कवानीन के मुताबिक के टैक्स बचाए हुए। ये इंसानी स्मगलिंग बड़ा लंबा चौड़ा इशू है, हाईलाइट हो गया है। अल्लाह करे कि कोई हमारे इदारे इसमें रास्ता बना लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब हमारे इदारे भी देखते हैं कि ये गरीब लोग जो 10-12 लाख रुपए, जो हम सब बातें करने के लिए आगे आ जाते हैं कि जी ये कारोबार कर लें यहाँ पे, लेकिन वो देखते हैं कि साथ वाले के घर में कोठी भी है, कार भी है, जी जाहिर है वो एक कंपटीशन, ये सारे उस रेस में दौड़ते हैं और कुछ भी। जी ब्रिगेड साहब, जाहिर है ये एक ऐसा वाक़या है, अल्फाज साथ नहीं देते। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इस कारोबार को बंद होना चाहिए, आपको लग रहा है कारोबार बंद होगा? ये वाकई निशाने इबरत बना पाएंगे इन स्मगलर्स को? ब्रिगेड साहब जी, ब्रिगेड साहब आपकी ऑडियो म्यूट है, काइंडली ये जरा फिक्स कर लीजिएगा। ब्रिगेड साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेड साहब, अब आप सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हेलो जी जी, देखिए बात ये है कि रिसेंटली अगर आपको याद हो, एक फुटबॉलर, नेशनल फुटबॉलर पाकिस्तान की लेडी, वो भी पिछले हफ्ते इसी तरह शी लॉस्ट हर लाइफ, और वो भी इससे रोजगार की तलाश में गई थी। बात ये है कि उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी शोर मच रहा है। ये इट्स मैटर ऑफ 2 वीक्स भी में कोई किसी की फिक्र नहीं होती है। इशू ये है कि इसके लिए हमें कौन सी पॉलिसी बनानी है, किसी को परवाह नहीं वाली है। बात ये है कि और सबसे बड़ी आज जो हमें शौक बनाएगा कि कम से कम इतना कर लें, हुकूमत पाकिस्तान उन गरीब लोगों ने जिनको जमा पूंजी करके बच्चों को भेजा था,
कंपनसेशन दे दें ताकि उनको ये हो जाए कि चलें ये पूरे पाकिस्तान ने 10 लाख या 12 लाख जो भी देने उनको दे दें ताकि वो अपना कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पर उनके पेरेंट्स कर सके जो सब कुछ दे चुके हैं। और साथ ही साथ पब्लिक ये FIA स्मगलर एजेंट देयर ऑल टुगेदर, इनके बगैर ये नहीं होता। इमिग्रेशन से ऐसे ही जाते हैं तो ये इनको खुद डूएबल है तो ये करना नहीं चाहिए। जी फैसल साहब। देखिए बात ये है कि हम सब बहुत सफाक हो गए। अभी आपने वज़ीर दिफा की तकरीर सुनी, वो कह रहे हैं कि इस काम को रोकने की ज़रूरत है। तो काम को तो इन्होंने ही रोकना, किसी और ने तो नहीं रोकना। लेकिन बात ये है कि काम रोकने की ज़रूरत नहीं है, उस गरीब आदमी को रोटी देने की ज़रूरत है जो रोटी के लिए जो है इतनी ख़तरनाक जगह पे जाता है। उसमें अक्सर लोग जो है वो है ना मर जाते हैं। लोगों को अगर इस मुल्क में ही अगर रोटी मिल रही हो, खाना मिल रहा हो, कारोबार मिल रहा हो, तालीम मिल रही हो, सेहत मिल रही हो, तो कोई क्यों जाएगा? आप इस मुल्क के हालात को सही करेंगे ना, इस मुल्क के आप हालात को सही कर दें, कोई नहीं जाएगा। ये वाकया हो गया, आप यकीन कर इससे पहले भी बहुत वाकयात हो चुके हैं, इसके बाद भी बहुत वाकयात होंगे। क्योंकि ये जो भूख होती है ना, भूख ये फिर नहीं देखती कि समंदर का रास्ता क्या है या मौत कहाँ आ सकती है। वो यहाँ भी तो मर ही रहा है ना, वो उसको एक उम्मीद की किरण है कि अगर मैं बच गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे मरना ही मरना है। वो समंदर में जाके तो फिर भी उसको बचने की है ना एक उम्मीद नजर आ रही है, यहाँ तो उसको जो है वो नजर नहीं आ रही। ये इस मुल्क के निजाम का इशू है, ये किसी कारोबार का इशू नहीं है, चंद अफराद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाकई ये बात दुरुस्त है। ये मुल्क के निज़ाम का इशू है। पॉलिसी मेकर्स बात कर रहे हैं, इनको चाहिए ये निज़ाम को बदलें, इस पर बात करें, ना कि ये सिर्फ तकरीरें करें और उसके बाद जब ये इशू थोड़ा सा पुराना हो और उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज़ ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कश्ती हादसा के हवाले से। हाफिज़ ताहिर साहब, आपसे भी यही बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं इस कारोबार को बंद होना चाहिए, अब ये जो FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू हुआ है, तो आप समझते हैं कि इस बार गिरफ्तार 62 इंसानी स्मगलर्स निशाने इबरत बन सकेंगे? अल्लाह करे जी, ये जो हम कह रहे हैं, जो आप कह रही हैं, ये ऐसा हो, लेकिन ये कुछ पहला वाकया तो नहीं है। हर वाक़े के बाद हम यही मातम करते हैं, इसी तरह की बात करते हैं, चंद लोग पकड़े जाते हैं, फिर उसके बाद कोई पता नहीं होता वो लोग कहाँ हैं, और फिर जब अगला सामने होता है तो फिर पता चलता है वही लोग हैं, वही माफिया है और ये ताकतवर लोग हैं। अल्लाह करे ये जो कह रहे हैं ऐसा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि इन लोगों को सजा होगी और ये लोग निशान इबरत बनेंगे। हमारा जो रद्द अमल है इस सानहे पे अगर हम देखें, कौम तो गमगीन है। वज़ीर आज़म साहब ने भी यौम सियाह का कहा, लेकिन कोई नजर आ रहा है हमें कि कोई चाहिए तो ये था कि आज इनकी तस्वीरें लगी होती, अखबारात, मीडिया, बाकी सब कुछ छोड़ के इस पे लगा होता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कौम से 300 या 400 बच्चों को जो है वो समुद्र की नजर कर दिया है। लेकिन ना कौम की तवज्जो उस तरह से है और हुक्मरान तो आप वैसे ही सोए उस पर। ठीक है जी हाफिज साहब, थैंक जी। इलियास साहब, देखें जी, ये इसकी वजह क्या बनी? ये वजह बनी कि मुल्क में इनको रोज़गार नहीं मिलता, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये नौजवान नस्ल फिर इस तरह अब के नहीं जाने लगे। ये वो 300 नौजवान वो नहीं थे, इससे पहले भी हर साल लाखों की तादाद में ये लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं और इसी तरह एजेंटों के हाथों जलील होते हैं या उनके या इस तरह ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और कई दफ़ा होता है, ये नहीं सिर्फ ट्रकों में, उन कंटेनर्स में भी बंद करके उनको भेजा जाता है। ये तो देख लें आप, किश्ती 7 घंटे बंद रही है और फिर एक दफ़ा कोशिश करके 70 किलोमीटर आगे गई है। अब FIA काम करिए, FIA पहले क्यों नहीं एजेंटों को पकड़ती, ये इंसानी स्मगलरों को? ये इस तरह इनको साथ करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं और बाज़ दफ़ा तो उनको छोड़ दिया जाता है और कई दफ़ा उनको बाहर यरगमाल बना लिया जाता है, फिर इनके घर वालों से अलहदा वो पैसे लेते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। चलें अब होश के नाखून आए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अफसरान को भी देखें कि जो अफसरान थे, जो अदारे थे जिन्होंने नहीं इनको रोका और ये लोग इस तरह गए और इस तरह जो इतनी बड़ा सान्या हुआ है, तो इसे पूरी कौम अफसरदा है उस पर। ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले ये करती कि इस तरह ना करते। आपकी बात सही है कि अब भी होश के नाखून ले लें और इस पर कोई सिस्टम बना दें, कोई पॉलिसी हो, जो निज़ाम की बात करें उसको देख लें तो बड़ी इनकी मेहरबानी होगी। क्विकली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये बात कर रहा था कि देखिए इसमें बात ये है
कि जब तक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को निशाने पर नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे जाते हैं, एंड दैट इज अ फेलियर इन इमिग्रेशन। ये स्मगलर्स वगैरह ऑल आर इनइफेक्टिव अगर ये उसको सपोर्ट ना करें। तो लेट्स मेक किसी को एग्जांपल करें ताकि आइंदा के लिए टू एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। जी बिल्कुल, आप सबका बहुत आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखें।